बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है स्मार्ट एकेडमी। तो बच्चों, हमने सोशल साइंस की इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने सिर्फ सिलेबस के बारे में समझा था कि एग्जाम्स में किस तरह के सवाल आते हैं, लेकिन पार्ट 2 में हम लोग सोशल साइंस की डिफिनीशन और उसके जनक कौन है, मतलब सोशल साइंस के जितने भी पार्ट हैं सबका डिफिनीशन और उसके जनक कौन है उसके बारे में देखेंगे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ। तो आज का मोटिवेशन है, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं उसे भी करके दिखाना है। तो बच्चों, हिम्मत नहीं खोना है, पढ़ाई करते रहना है, पढ़ाई जारी रखना है और जिन्होंने आपको चैलेंज किया है कि आपसे नहीं हो पाएगा उसे करके दिखाना है कि नहीं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हम भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आगे का देखते हैं। इस पार्ट को तो हम लोगों ने कल पिछली क्लास में देख लिया था और इसके अगले पार्ट को देखेंगे, समाज विज्ञान का परिभाषा और सामाजिक विज्ञान के कितने पार्ट हैं और सभी पार्ट्स का परिभाषा देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं सामाजिक विज्ञान क्या है। तो सामाजिक विज्ञान का क्या अर्थ है? समाज का विज्ञान। सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है। कहने का मतलब सामाजिक विज्ञान में किसका अध्ययन करेंगे? तो समाज का अध्ययन करेंगे। लेकिन समाज का किसके आधार पर अध्ययन करेंगे? तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति कहने का क्या मतलब है? तो वैज्ञानिक पद्धति का कहने का मतलब है कि परंपरागत तरीकों से इसका अध्ययन नहीं करेंगे, इसका परंपरागत तरीकों से अध्ययन नहीं करेंगे बल्कि वैज्ञानिक तरीकों से अध्ययन करेंगे। अर्थात वैज्ञानिक तरीके से अगर इसे प्रूफ कर दिया गया है तभी इसका हम सामाजिक विज्ञान में अध्ययन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि समाज में कहा जाता है कि बिल्लियों के रास्ता काटने से आगे बढ़ने के बाद खतरा होता है, तो इसे वैज्ञानिक तरीकों से प्रूव नहीं किया गया, इसीलिए हम इसे सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर वैज्ञानिक तरीकों से प्रूव किया जा सके तो अब इसे हम सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखेंगे, अगर वरना नहीं रखेंगे। परिभाषा क्या है? सामाजिक विज्ञान समाज में रहने वाले लोगों के व्यवहार का अध्ययन है। तो क्या है ये? तो लोगों के व्यवहार का अध्ययन है। दूसरा परिभाषा देखते हैं, सामाजिक विज्ञान समाज का विज्ञान है जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर समाज का अध्ययन किया जाता है। तो वैज्ञानिक पद्धति के बारे में आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान के कितने पार्ट्स हैं। सामाजिक विज्ञान कितने पार्ट्स हैं? तो 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन? इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। अब चारों के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम राजनीति शास्त्र के बारे में देखेंगे कि राजनीति शास्त्र क्या है। तो बच्चों देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। तो राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राज्य, शासन व सत्ता, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एवं नहीं होगा वह हो जाएगा। तो राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत राज्य, शासन व सत्ता का अध्ययन करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे शासन व सत्ता का अर्थ क्या है और राज्य का अर्थ क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि राज्य क्या है। तो हम लोग अभी तक जो राज्य के मतलब समझते हुए आए हैं, इसका मतलब राज्य का अर्थ वो नहीं है। जैसे ही अगर हम यहाँ पे कहेंगे कि भारत को एक राज्य की श्रेणी में रखते, चलो सही है, बिहार राज्य सही है, लेकिन क्या ये राज्य काम करती है? ये तो एक संस्था, एक भावना है, एक विचार है। ये राज्य जिसके बारे में हम अभी तक समझते हुए आए हैं, बिहार राज्य हो गया या फिर भारत को भी राज्य कहा जाता है, तो उसे क्या वो काम करता है? नहीं करता है, क्योंकि वो एक विचार है। तो हम देखेंगे वो तो विचार है, लेकिन उसका वस्तुनिष्ठ रूप क्या है? राज्य का वस्तुनिष्ठ रूप है, हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में बताया गया है कि राज्य के वस्तुनिष्ठ रूप क्या है? तो भारतीय सरकार एवं संसद। दूसरा है प्रत्येक राज्यों की विधायिकाएं एवं सरकार। तीसरा है सभी प्रकार की स्थानीय शासन और चौथा है अन्य संस्थाएं। कहने का मतलब राज्य एक वस्तु नहीं है,
राज्य कोई वस्तु नहीं है, राज्य एक विचार है, राज्य एक भावना है। लेकिन उसके वस्तुनिष्ठ रूप कौन कौन है? भारतीय सरकार एवं संसद, प्रत्येक राज्यों की विधायिका एवं सरकार, सभी प्रकार के स्थानीय शासन और अन्य संस्थाएं। कहने का मतलब जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं या फिर वैसे प्राइवेट संस्थाएं हैं जो राज्य के भलाई का काम कर रहे हैं, राज्य के लिए, कहने का मतलब समाज की भलाई का काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई का काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सबको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो राज्य के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसका अर्थ क्लियर है? चलिए बच्चों, तो राज्य का अर्थ तो हम लोग समझ गए कि राज्य एक भावना है या फिर विचार है, लेकिन उसके वस्तुनिष्ठ रूप क्या क्या हो गया? भारतीय सरकार हो गया। भारतीय केंद्र सरकार कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को केंद्र सरकार की श्रेणी में रखते हैं। राज्य सरकार में कौन कौन हो जाएगा? तो मुख्यमंत्री हो जाएगा और राज्यपाल हो जाएगा। सभी कार्यपालिका, विधायिका, ये सब किसके अंतर्गत हो जाएगा? तो राज्य के अंतर्गत हो जाएगा। सभी प्रकार के स्थानीय से मतलब पंचायती राज हो गया, नगर पालिका हो गया, उसको भी हम राज्य की श्रेणी में रखेंगे। या फिर अन्य संस्थाएं जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये सभी राज्य की श्रेणी में ही रहेगा। ऐसे में एम्स हो गया, तो एम्स के किसके अंतर्गत है? तो ये भी राज्य के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि एम्स भी क्या है? एक सरकारी संस्था है, इसीलिए इसे भी हम राज्य की श्रेणी में रखेंगे। और सब समझते हैं शासन या सत्ता का मतलब क्या है? शासन या सत्ता का मतलब क्या है? तो दिए गए कार्य को संपन्न करने के लिए दी गई शक्तियां व अधिकार सत्ता है। कहने का मतलब मान लो कि प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं। तो उन्हें उनके पोस्ट पर जब तक वो अपने पोस्ट पे हैं तभी तक उनको शक्तियाँ दी गई है जो कि संविधान में वर्णित है। तो हम कहा जाता है कि यहाँ किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी व्यक्ति का शासन नहीं, विधि का शासन होता है। कहने का मतलब उसी के अनुसार हम शासन करेंगे, अपने मन से कोई भी नियम लागू नहीं करेंगे, जो संविधान में वर्णित है उसी के अनुरूप हम काम करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे दिया गया है, कहने का मतलब उन्हें प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया है, तो उस कार्य को संपन्न करने के लिए उन्हें एक विशेष अधिकार दिया गया है। उनको सही क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमें कुछ अधिकार दिए जाने होते हैं या कुछ कर्तव्य होते हैं, तो उसके अनुसार हम कार्य को सही से कर सकते हैं। अधिकार नहीं दिया गया है या फिर कर्तव्य मेरे पास नहीं है, हमें कर्तव्य पता नहीं है या फिर अधिकार पता नहीं है, तो फिर हम उस कार्य को करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए अधिकार कार्य को संपन्न करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो अब राज्य का मतलब समझ में आ गया, सत्ता का मतलब समझ में आ गया, तो अब राजनीति शास्त्र का अर्थ भी समझ में आ ही गया होगा। तो ये क्या है? राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें राज्य एवं सत्ता का अध्ययन किया जाता है। मतलब राज्य में इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और सत्ता में क्या है कि इन लोगों का अधिकार क्या है, उनका अध्ययन किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? तो उसके जनक कौन है? तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा गया है, लेकिन नई राजनीति का पिता मैकियावेली को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं इतिहास क्या है। तो इतिहास दो शब्दों से मिलकर के बना है, इति प्लस हास। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है बीती हुई, हास का मतलब है घटित हुई। कहने का मतलब जो निश्चित रूप से पहले घटित हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। कहने का मतलब सभी घटनाओं को हम इतिहास के अंतर्गत नहीं रखेंगे, उन्हीं घटनाओं को हम इसके अंतर्गत रखेंगे जिससे हम वर्तमान को बेहतर कर सकते हैं, हमें कुछ सीखने को मिले। जैसे में अगर हम लोग कुछ जस्ट पहले हमने खाना खा करके यहाँ आया है, तो वो भी तो अतीत ही हो गया, मतलब बीता हुआ समय ही हो गया, लेकिन क्या हम उसे इतिहास में रखेंगे? तो नहीं रखेंगे, क्योंकि उसी चीज़ को, उसी घटना को हम इतिहास में रखेंगे जिससे अभी वर्तमान को बेहतर बनाया जा सके। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं, सामान्य अर्थों में कहे तो इतिहास अतीत का अध्ययन है। इसका परिभाषा क्या है? अतीत के सभी युगों में मानव द्वारा किए गए प्रयासों के क्रमबद्ध विवरण को इतिहास कहते हैं। अतीत के सभी युगों में मतलब बीते हुए समय के जितने भी युग हैं, सभी युगों में 12 वर्ष का एक युग होता है, तो सभी युगों में मानव द्वारा किए गए प्रयासों के क्रमबद्ध विवरण को, क्रमबद्ध कहने का मतलब क्या होगा? इतिहास को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास,
आधुनिक इतिहास। तो इसका क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्रमबद्ध। सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे हम? प्राचीन इतिहास का, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का, उसके बाद आधुनिक इतिहास का। तो इसे क्या कहते हैं हम? क्रमबद्ध रूप से, मतलब सीरियल नंबर से। तो ये समझ में आ गया इतिहास क्या है। अब देखते हैं इतिहास के पिता कौन है। तो इतिहास के जनक किसे कहा गया है? तो हेरोडोटस को क्या कहा गया है? इतिहास का पिता कहा गया है। तो बच्चों इतिहास भी हो गया, आगे देखते हैं। अब देखते हैं भूगोल क्या है। तो भूगोल भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, भू प्लस गोल। भू का मतलब क्या होता है? भू का मतलब होता है भूमि या फिर पृथ्वी। गोल का मतलब क्या होता है? गोलाकार स्वरूप। कहने का मतलब भूगोल हिंदी शब्द है और इस हिंदी शब्द का मतलब होता है पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप। कहने का मतलब हिंदी का भूगोल शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, भू प्लस गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब होता है पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप। अर्थात भूगोल का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप। अब देखते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में क्या होता है? जियोग्राफी। तो जियोग्राफी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफ्स या फिर कहे तो ग्राफी। तो जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। अर्थात इंग्लिश के शब्द ज्योग्राफी का मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। तो इसका मतलब समझ में आ गया। भूगोल का मतलब क्या हुआ? हिंदी शब्द का अर्थ हो गया पृथ्वी का गोलाकार स्वरूप, जबकि इंग्लिश शब्द का अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। अब देखते हैं इसका परिभाषा क्या है। इसका परिभाषा है, सामान्य अर्थों में कहे तो पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। किसका अध्ययन भूगोल कहलाता है? तो पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है। लेकिन स्ट्रॉबो के अनुसार कहे तो स्ट्रॉबे के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का, स्थल का, महासागर का, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का, फल, भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। तो क्या है स्ट्रॉबो के अनुसार क्या है? तो कह रहा है भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का, मतलब विश्व में जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही है उसका, आकाशीय पिंडों का, आकाशीय पिंड में क्या क्या आ जाएगा? आकाश में ऊपर मुंडी उठा करके देखो तो आकाश में जितनी भी पिंडें दिखाई दे रही है, कहने का मतलब हो गया सूर्य, तारे, चंद्रमा, इन सभी का किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? आकाशीय पिंड का। स्थल, जिस पे हम अभी रह रहे हैं, स्थल, महासागर, जीव जंतु, जीव का मतलब क्या हो गया? जीव, जितने भी जीवित प्राणी है पृथ्वी पर उन सभी को किसकी श्रेणी में रखेंगे? तो जीव की श्रेणी में रखेंगे। जंतु में क्या आता है? जंतु में एनिमल्स और मैंस आ जाएंगे। वनस्पतियों का, फल, भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली सभी वस्तुओं का इसके अंदर अध्ययन किया जाएगा। तो इसके पिता कौन है? तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं लास्ट पार्ट इसका, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है बच्चों? तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो अर्थशास्त्र के जनक जो एडम स्मिथ है उन्हीं के द्वारा दिया गया ये परिभाषा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अब यहाँ पर धन का विज्ञान कहने का क्या मतलब हुआ? तो धन का विज्ञान इसीलिए कहा गया है क्योंकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं जिससे हमें धन की प्राप्ति होती है। और धन की प्राप्ति हम क्यों करते हैं? कहने का मतलब पैसा क्यों कमाते हैं? पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि हम लोग जीवन यापन कर सके, अपना जीवन यापन कर सके। और जीवन यापन करने के लिए हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं या फिर खेतों में काम करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। उससे क्या होता है? काम करने से हमें पैसे की प्राप्ति होती है। उन पैसों से हम क्या करते हैं? तो जीवन यापन करते, अपने घर परिवार को चलाते हैं। तो इसीलिए धन की प्राप्ति जिन जिन क्षेत्रों से, जिन जिन चीज़ों से होती है उन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे? तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। अब देखते हैं इसके पिता कौन है। तो अर्थशास्त्र के पिता है एडम स्मिथ। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। पहले कौटिल्य को भी कहा जाता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो बच्चों आज हम क्या क्या देखें? आज हम लोगों ने देखा
सामाजिक विज्ञान क्या है, उसका परिभाषा, उसका कितने पार्ट हैं, उसके 4 पार्ट के बारे में। राजनीति शास्त्र क्या है, इसके पिता कौन हैं। इतिहास क्या है, इसके पिता कौन हैं। भूगोल क्या है, भूगोल के पिता कौन हैं। और अर्थशास्त्र क्या है और इसके पिता कौन हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का अध्ययन करेंगे। अगला वीडियो मेरा इकोनॉमिक्स का रहेगा। चलिए, तो आज का दूसरा पार्ट इसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।